सोचिए, एक बार फिर से इजराइल ने गद्दारी की है। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर हो गया है, ईरान को कहा कि आप मिसाइल नहीं दागेंगे, और इसी बीच खबर है कि इजराइल ने फिर से बमबारी कर दी, सीज फायर को तोड़ दिया है। अब आज की रात फिर कयामत की रात होने वाली है। दरअसल इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो इस युद्ध में हार गया है। अब ट्रंप ने लगातार इजराइल को फटकार लगाई और कहा है कि मैं इजराइल से बहुत नाराज हूं। तो क्या ये ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की नई साजिश है? जानकार बताते हैं कि इजराइल किसी कीमत पर दोबारा फिर हमला करेगा। वो बैकफुट पर है, वो लगातार 2-3 साल से युद्ध में है और इसलिए वो कमजोर पड़ गया है और वो चाहता है कि उसे 10 दिन का मौका मिले और ताकि वो हथियारों का संग्रह करे। उसके बम खत्म हो गए हैं, उसके फाइटर प्लेन के उसका रिपेयरिंग करना है, उसको एक्सपर्ट चाहिए, इसलिए वो इस युद्ध को रोकना चाहता है। लेकिन इस बार ईरान भी छाछ, दूध का मुंह जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ईरान ने कहा है कि मैं तैयार हूं, हम मुस्तैद हैं और किसी भी कीमत पर इस युद्ध को हम खत्म नहीं करेंगे तब तक जब तक फिलिस्तीन आजाद नहीं हो जाता है। सोचिए, आज अगर ईरान इस युद्ध में योद्धा की तरह वापस लौटा है तो आप लोग बताइए उसकी क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह है तकनीक, विज्ञान, मिसाइल, विज्ञान और सच्चाई। ईरान सच्चाई के साथ है, ईरान लाचार और बेबस लोगों के साथ है। दरअसल इजराइल की कोशिश थी कि ईरान पर कब्जा कर लिया जाए, अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान पर कब्जा कर लिया जाए, और ईरान पर अगर कब्जा हो जाता तो पूरे मिडिल ईस्ट पर अमेरिका का दबदबा हो जाता, इजराइल का दबदबा हो जाता। कतर उसके बस में है, अबू धाबी उसके बस में है, सऊदी अरबिया उसके बस में है, यहां तक कि असद जो सीरिया का राजा था वो भी अब भाग चुका है, वहां भी उसका कब्जा हो गया है। जॉर्डन पर उसका कब्जा है। तुर्की गाहे बगाहे उन्हीं का गुण गाता है। लेकिन एक ईरान ने सारे अरब देशों को बता दिया है और दुनिया को बता दिया है कि अगर आप तकनीक पर ध्यान देंगे तो आपको कोई झुका नहीं सकता है। और यह भी समझ लीजिए, रूस और चीन इसलिए आज ईरान के साथ खड़ा है क्योंकि उसे लगता है कि ईरान मजबूत है और ईरान ने अपने मिसाइल सुरक्षित रखे हैं, इसलिए। लेकिन इसके पीछे भारत के जो मनुवादी और जातिवादी लोग हैं, जो अंधविश्वासी और कर्मकांडी लोग हैं, उनको समझना पड़ेगा कि अगर आप भारत को भी मजबूत देखना चाहते हो तो आपको तकनीक और विज्ञान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जो लोग विज्ञान के दुश्मन हैं, जो लोग तकनीक के दुश्मन हैं, जो लोग अपने ही देश में अंधविश्वास और कर्मकांड फैलाते हैं, वो देश को कमजोर कर रहे हैं। ईरान के बारे में जो राय थी, इजराइल को लगता था कि ईरान के पास तकनीक नहीं है, विज्ञान नहीं है, उसको कुचल दिया जाएगा। इसको ईरान ने गलत साबित किया है। ईरान आज योद्धा की तरह लौटा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की मिसाइल की ताकत, ईरान का विज्ञान, और उसी के सामने इजराइल झुका है। आप समझ लीजिए इस बात को। 21वीं सदी उसी की होगी जिसके पास विज्ञान होगा, तकनीक होगा, जिसके पास वायु रक्षा प्रणाली होगा, जो दूसरे के मिसाइल्स को आसमान में ही ढेर करे, जो दूसरे के फाइटर प्लेन को मार गिराए। वही देश सफल होगा जिसके पास रडार होगा, जिसके पास आयरन डोम रडार होगा, तकनीक होगा, जिसके पास बड़े बड़े फाइटर प्लेन्स होंगे, जिनके पास ड्रोन होगा, जिसके पास तकनीक होगा, जिसके पास युद्धपोत होगा, जिसके पास मिसाइल होगा। लेकिन सोचिए, भारत में जो जातिवादी मनुवादी गुंडे हैं वो क्या कर रहे हैं? उनको इससे कोई मतलब नहीं है। ये अपने बच्चे को विदेश पढ़ाते हैं, इनके बच्चे विज्ञान सीखते हैं, अमेरिका यूरोप में बसते हैं। सोचिए, विवेक ओबराय मिडिल ईस्ट बस गया है और आपके बच्चों को अंधविश्वास और कर्मकांड में धकेला जा रहा है। आपके बच्चों के स्कूल कॉलेज बंद किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, देश में अगर आप देश को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप असली राष्ट्रवादी हैं, तो यकीन मानिए जो विज्ञान के खिलाफ है, जो तकनीक के खिलाफ है, जो अंधविश्वास और कर्मकांड के साथ है,
वो कम से कम राष्ट्रवादी नहीं हो सकता है। आज ईरान मजबूती से इजराइल को जवाब दे पा रहा है, अपने लोगों को बचा पा रहा है, तो उसकी वजह है उसके मिसाइल्स। दरअसल इजराइल को लगा था कि ईरान के पास कुछ भी नहीं है। दरअसल इजराइल को, अमेरिका को लगा था कि ईरान एक धार्मिक देश है, उसका विज्ञान मजबूत नहीं है, कमजोर है, उस पर हमला करेंगे और वो हमारे यहां नहीं आ पाएगा, क्योंकि इजराइल की दूरी 2000 किलोमीटर है। लेकिन ईरान ने जिस तरह से 30-40 सालों में अपने मिसाइल बना रखे थे, जिस तरह से उसने वायु रक्षा प्रणाली, चाहे वो अमेरिका का हो या इजराइल का, उसको भेदा और हमला किया, करारा जवाब दिया, जिसके बाद जब इजराइल को लगा कि मैं तो तबाह हो जाऊंगा। ईरान को युद्ध लड़ने की लंबी आदत है, ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इजराइल के गगनचुंबी इमारतें खाक हो रही थी। इजराइल के 1 करोड़ लोग बंकर में छुपने के लिए मजबूर थे, जो कल तक हंस रहे थे गजा और फिलिस्तीन पर। गजा और फिलिस्तीन की हालत क्यों हुई? आज ईरान इसलिए सफल हुआ है क्योंकि उसके पास तकनीक है और विज्ञान है। और 21वीं सदी में जो भी भारत में विज्ञान का खिलाफ बोले, तकनीक के खिलाफ बोले, उसको कहिए कि जाओ और तुम फिलिस्तीन और गजा में बच के दिखाओ। आज अमेरिका बैकफुट पर है, आज अमेरिका घुटनों पर है, तो इसीलिए क्योंकि ईरान के पास मिसाइल था और तकनीक था। अगर ये जातिवादी मनुवादी वहां भी होते तो बर्बाद कर देते। तो जो विज्ञान को अपनाएगा, जो तकनीक को अपनाएगा, आज ड्रोन का जमाना है, आज फाइटर प्लेन का जमाना है, आज तकनीक का जमाना है, विज्ञान का जमाना है। और इस देश के जब हर नागरिक पढ़ेगा लिखेगा, तभी वो और देश को मजबूत और सशक्त बनाया जाएगा। आज क्या चल रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, धर्म की राजनीति से देश का विनाश हो जाएगा। धर्म की राजनीति से हम सेना को कमजोर कर देंगे, धर्म की राजनीति से हम बहुत पीछे चले जाएंगे। हमें नए विज्ञान की जरूरत है, नए तकनीक की जरूरत है, हमें नए कॉलेज यूनिवर्सिटी की जरूरत है, हमें नए रिसर्च सेंटर की जरूरत है। ये साफ हो गया है। नहीं तो छोटा सा देश ईरान, 10 करोड़ की आबादी वाला ईरान इतना बड़ा फतह नहीं कर पाता, आप यकीन मानिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जिस तरह से यह साफ है कि जिस तरह से इस देश को विज्ञान की जरूरत है, तकनीक की जरूरत है, अंधविश्वास से आपको निकलना पड़ेगा, अंधविश्वास को आपको छोड़ना पड़ेगा, विज्ञान और तकनीक के तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो आप पता कीजिए कौन लोग विज्ञान के खिलाफ है, कौन लोग तकनीक के खिलाफ है, कौन IIT IIM रिसर्च इंस्टीट्यूट बंद करवा रहा है, यह समझना पड़ेगा। आज ईरान की जीत आपको दिख रही है तो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की वजह से और इच्छा शक्ति। इसीलिए ईरान एकजुट रहा क्योंकि उसके पास आधुनिक मिसाइल थे। आज इजराइल इसलिए अगर इजराइल पर मिसाइल नहीं गिरता तो इजराइल लगातार हमले करता। अगर अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल नहीं गिरता तो अमेरिका लगातार हमले करता। मैं फिर कह रहा हूं कि ये अब दुनिया में वही देश आगे बढ़ेगा जिसके पास विज्ञान होगा, जो प्रकृति को बचाएगा और जो अंधविश्वास और कर्मकांड से बाहर निकलेगा। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत में यादव हैं, ये पूजा कैसे करा सकते हैं, इनको मारो। सोचिए इटावा में किस तरह से एक नेत्रहीन व्यक्ति जो कथावाचक के साथ ढोलक बजाता था, उनके साथ उन पर मूत्र छिड़का गया है। शुक्र हो अखिलेश यादव को समझ आ गई। अखिलेश यादव ने अपने यहां बुलाकर कथावाचक का सम्मान किया है। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। सोचिए संविधान की ताकत देखिए। उन चारों को, जो ये चारों जो आरोपी थे, ये जो चारों मनुवादी जातिवादी थे, गुंडे, इनको जेल में डाल दिया गया है। उड़ीसा में क्या हुआ है? उड़ीसा में दलित समाज के पिता और पुत्र गाय ले जा रहे थे कि बेटी को हम गाय देंगे। सोचिए ये सब उनको जिस तरह से मारा गया है, हम ये सब नहीं दिखा सकते हैं। इस देश को सोचिए, भारत में मुगलों का कब्जा था क्योंकि यहां अंधविश्वास था, जातिवाद था। कह दिया गया था कि सारे भारतीय एक साथ नहीं लड़ सकते हैं, एक जाति के आदमी लड़ेगा, एक जाति के आदमी पढ़ेगा। आप पता कीजिए वो कौन लोग थे। आज वही जातिवादी मनुवादी देश को कमजोर कर रहे हैं। अब संविधान के हिसाब से देश चलेगा तभी देश मजबूत होगा। लेकिन आज भी ये हो रहा है। आप लोगों से गुजारिश है, पिछले 14 साल में देश बहुत पीछे चला गया है, तकनीक पर काम रुक गया है। लोग सांप्रदायिकता और जातिवाद में तो 1000 साल से फंसे हुए हैं,
पिछले 10 साल से जातीय और धार्मिक हिंसा भी बढ़ी है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये टीवी अखबार वाला सबसे बड़ा जातिवादी और मनुवादी, इसको पता ही नहीं है कि सामाजिक न्याय की बात करना, सोशल जस्टिस की बात करना, सबको पढ़ने लिखने देने की बात करना है, सबको नौकरी और वैज्ञानिक बनाने की बात करना है। ये लोग सामाजिक न्याय को कहता है कि ये जातिवाद है। ठीक उल्टा, जो लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं वो कहता है इसको जातिवाद है। लेकिन ये जातिवादी मनुवादी जो जाति के नाम पर कब्जा करके बैठे हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, ये समझ ही नहीं रहे। लोकतंत्र में मैं फिर कह रहा हूं, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को मानिए। और सोचिए, आज संविधान न होता तो इटावा में जो इन चारों मनुवादियों ने और उस महिला ने जिसने पेशाब किया है कथावाचकों पर, वो जेल जाता? उसे माफ नहीं कर दिया जाता, उसका स्वागत किया जाता। कौन स्वागत करता, ये आपसे छुपा नहीं है। आप सोचिए, संविधान न होता तो उड़ीसा में जो जाति के नाम पर अपराध किया है, वो क्या आज उसकी चर्चा होती? और आज ये मोबाइल न होता तो क्या मैं आपसे बात कर रहा होता? इस देश में सबसे बड़ी क्रांति है, सूचना क्रांति है, मोबाइल और सोशल मीडिया। इस देश में जातिवाद और मनुवाद खत्म होगा, यह देश संविधान से चलेगा। इस देश में जो भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हिंसा करे, जो भी स्कूल कॉलेज अस्पताल के खिलाफ बात करे, वो समझिए इस देश का नाश करने पर तुला हुआ है। आज ईरान की जीत से साफ है कि जिसके पास तकनीक होगा, विज्ञान होगा, वही देश अब सुरक्षित रहेगा। और ऐसे लोग चाहे इटावा में हो चाहे उड़ीसा में हो, जो जातीय हिंसा कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, जो आदमी को धर्म के नाम पर परेशान कर रहे हैं, जो किसी को जाति के नाम पर नंबर काट रहा है कॉलेज में, मैं बार बार कह रहा हूं, अब जातिवाद महीन हो गया है। अब जो पढ़ा लिखा लोग है वो जातिवाद के शिकार हो रहे हैं। सोचिए, एक इंडिगो में एक फाइटर, एक पायलट था, वो शेड्यूल कास्ट का था। उसको कहा गया कि तुम जूता बनाओ, तुम पायलट नहीं बन सकते हो। ये धीरे धीरे ये सब खत्म होगा। मैं फिर कह रहा हूं, इन जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ खुलकर बोलिए, संवैधानिक दायरे में रहकर अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोलिए, तभी जाकर आप इस देश को मजबूत बना पाएंगे और तभी आप असली राष्ट्रवादी हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।